नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां यूपी में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। एक जिले में एक ही दिन होंगे पंचायत चुनाव, हर मंडल में एक चरण के एक ही जिले में चुनाव करवाए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के अब ये बात कही जा रही है कि यूपी में 4 चरणों में करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए और साथ ही एक जिले में एक ही दिन होंगे पंचायत चुनाव। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिस तरह से पंचायत चुनाव नजदीक है उसको लेकर के अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एक चरण में एक ही जिले में चुनाव होंगे और साथ ही 4 चरणों में ये चुनाव करवाए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने उसको लेकर के अब ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए, जहां बताया गया है कि 4 चरणों में पंचायत चुनाव का आयोजन किया जाएगा और साथ ही एक जिले में एक ही दिन पंचायत चुनाव होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पांडे जुड़ रहे। गौरव, जिस तरह से अब दिशा निर्देश जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर के जारी कर दिए गए हैं, साथ ही कहा गया है कि 4 चरणों में पंचायत चुनाव करवाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है बताइएगा। देखिए कीर्ति, साफ तौर पे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, ठीक पंचायत चुनाव वैसे ही होंगे। यानी कि जिस जिले में जैसे 4 स्तर में पहले होने थे, लेकिन अब 4 चरणों में होंगे पर एक जिले में एक ही बार चुनाव होगा। इसके अलावा 2015 की जो आरक्षण की नीति थी, उसी आरक्षण नीति को लागू किया जाएगा। यानी कि सरकार को चुनौती दी गई थी जो कोर्ट का फैसले को लेकर के कि 2005 के आरक्षण की नीति को अपनाया जाए, आरक्षण को बेस माना जाए 2005 के। लेकिन सरकार आज मान गई है और सरकार इस बात को लेकर के निर्देशित भी कर चुकी है कि जो 2015 में आरक्षण नीति थी उसी को बेस मान करके आगे के चुनाव लड़े जाएंगे और वहीं के सीटों को आवंटन भी उन्हीं प्रत्याशियों को किया जाएगा जो जहां जिस तरीके की सीटें थी। यानी कि यदि किसी जिले में कोई जिला पंचायत सीट आरक्षित वर्ग की थी तो 2015 का बेस मान के उसे आरक्षित ही रखा जाएगा। जी, जिस तरह से अब ये चुनाव होने हैं पंचायत को लेकर के, क्या तैयारियां जो है वो की जा रही हैं ताकि कोरोना के जो मापदंड है उनका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए? जाहिर तौर पर देखिए, कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन कराना है, कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन कराना है। तो इसीलिए इन चुनावों की जो रणनीति थी, पहले 4 चरणों में होने थे, अब एक ही चरण में, यानी कि एक जिले में एक बार सभी को बूथ स्तर पर ले जाया जाएगा। बूथ लेवल पे चुनाव होने हैं, किसी तरीके की कोई संवेदनहीन स्थिति ना हो, तो उसको देखते हुए पुलिस सीआरपीएफ कैंप भी लगाया जाएगा और पूरी व्यवस्था की जाएगी कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए। जी, फिलहाल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर जिक्र करेंगे, यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकी तो होगा चालान। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, हादसों को रोकने के लिए फैसला लिया गया है, जहां आरटीओ के निर्देश पर अफसरों ने शुरू किया है अभियान। तो एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकने पर कटेगा 2 गुना चालान। तो ज्यादातर हादसे खड़ी गाड़ियों की वजह से होते हैं। तो जिस तरह से अब ये चालान काटा जाएगा, जिस तरह से हादसों को रोकने के लिए फैसला लिया गया है, आपको बता दें कि आरटीओ के निर्देशों पर अफसरों ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है ताकि एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से हादसे होते हैं उन हादसों पर काबू पाया जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इकबाल खान जुड़े। इकबाल, जिस तरह से अब ये फैसला लिया गया है कि हादसों को रोकने के लिए अब एक्सप्रेस वे पर अगर गाड़ी रुकी तो चालान काटा जाएगा, किस तरह से चालान काटा जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, अपडेट दीजिएगा। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे जो है, यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें या लखनऊ एक्सप्रेसवे की हम बात करें, दोनों ही एक्सप्रेसवे जो हैं सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली एक्सीडेंट के केस सबसे ज्यादा इन दोनों एक्सप्रेसवे पे आए थे। जी। अब प्रशासन और आरटीओ की तरफ से फैसला लिया गया कि हादसे अक्सर लोग क्या करते हैं, सेल्फी लेने का लोगों को बड़ा शौक है, तो सेल्फी के चक्कर में लोग काफी गाड़ियां बीच रोड पर रोक देते हैं और सेल्फी लेते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि पीछे से जो गाड़ी खड़ी है, पीछे से कई और गाड़ियों ने ठोका, उनको टक्कर मार दी, जिससे हादसा होता है, लोगों की मौतें भी होती हैं। अब बीच में पुलिस ने और आरटीओ ने प्लानिंग की है, बीच में ये लोग अपना एक टीम बनाकर बीच में कई जगह पर रोका जाएगा। अगर कोई बीच में गाड़ी रोकता है, अनावश्यक रूप से अगर कोई गाड़ी रोकता है या साइड में गाड़ी नहीं है या बीच रोड पर गाड़ी है, कई बार लोग देखा गया वीडियो वायरल हुए थे, कई बार स्टंट करने के वीडियो वायरल हुए थे, जो एक्सप्रेसवे पे बच्चे स्टंट कर रहे थे, उनके साथ भी कई हादसे हुए। तो उसकी रोकथाम के लिए
ये प्रपोजल दिया गया है कि अगर कोई गाड़ी अनावश्यक रूप से रोकता है तो उसका चालान वहीं काटा जाएगा ऑनलाइन। जी, फिलहाल अकबाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये कदम उठाया गया है ताकि जिस तरह से हादसे लगातार एक्सप्रेसवे पर होते हैं उनको रोका जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में एलजी की शक्तियों को स्पष्ट करने वाला विधेयक संसद में पेश होने के बाद राजधानी में राजनीतिक जंग का शुरू हो गई है। अधिकारियों की लड़ाई एक बार फिर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने आक्रामक रुख तैयार कर लिया है। विधेयक के विरोध में जहां आप नेता दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं नोएडा में भी आप कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार का विरोध जताया। हत्या करना बंद करो, बंद करो, मोदी सरकार होश में आओ। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक विधेयक संसद में पेश किया, उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में आज प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार का विरोध जता रही है। ये नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है और ये लगातार एनसीटी एक्ट में संशोधन के लिए जो केंद्र सरकार ने बिल लेकर आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भूपेंद्र जी, क्यों विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या गलत मानते हैं एनसीटी एक्ट से जुड़ा जो विधेयक पेश किया है सरकार ने? देखिए, ये जो केंद्र सरकार जो एनसीटी एक्ट 2021 लाई है, ये दिल्ली सरकार जो दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को 2 बार जो दिल्ली में बहुमत दिया है और जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल एक पेश किया है, विकास का मॉडल, इसको देश की सारी जनता हाथों पे ले रही है। आम आदमी पार्टी का इससे पूरे देश में विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी मोदी जी के घर गुजरात में, उनके गांव बड़नगर तक पहुंच चुकी है। इसको देखकर इनमें बौखलाहट है कि आम आदमी पार्टी अगर बढ़ी तो बीजेपी के लिए खतरा है। इसी को देखकर ये एनसीटी एक्ट 2021 अधिनियम लाए हैं, उसका आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत आपको क्या लगता है अगर इसमें संशोधन हुआ इस एक्ट में तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उसको काम नहीं करने दिया जाएगा? भाई साहब, अभी पीछे कुछ साल पहले जो हमारी इससे पहले कार्यकाल था उसमें तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनवाते हैं। सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रेजेंटेशन में ये भी बात हमारे सामने रखी गई कि अभी वायरस का स्प्रेड डिस्प्रेस्ड मैनर में हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब पूरा देश ट्रैवल के लिए खुल चुका है, विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए आज हर एक केस के ट्रैवल की, उसके कॉन्टैक्ट के ट्रैवल की सूचना सभी राज्यों को आपस में भी साझा करना जरूरी है। आपस में जानकारी साझा करने के लिए किसी नए मैकेनिज्म की जरूरत लगती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। इसी तरह विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट्स के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। अभी हमारे सामने कोरोना वायरस के न्यूटन्स को भी पहचाने और उनके प्रभावों का आकलन का भी एक प्रश्न है। आपके राज्यों में आपको वायरस के वेरिएंट का पता चलता रहे, इसके लिए भी जीनोम सैंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाना उतना ही अहम है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही
हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है, हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी ही हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आएगा। अंत में मैं कुछ बिंदु फिर एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी। ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन चीजों को नहीं खाना। ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए। वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, जितना, जैसा आपने मैप देखा होगा, वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया। वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है। हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका हमें फायदा तो लेना है, लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले, हमें निकलना है। अदरवाइज ये 1 साल, 2 साल, 3 साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है, इसकी एक्सपायरी डेट ये है,
हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। और इन सभी बातों के साथ इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम जो पिछले 1 साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है, फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है। उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सब ने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार आपके सुझावों का लिए धन्यवाद करता हूं। और भी जो सुझाव है आप जरूर भेजिए। जो हॉस्पिटल के विषय में जो आज चर्चा निकली है, आप 2-4 घंटे में ही सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं शाम को 7-8 बजे के आसपास मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बॉटलनेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्यक निर्णय करने होंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री तुरंत कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीतते आए हैं, हम सबका सहयोग है। एक हमारा कोरोना वॉरियर का सहयोग है, उसके कारण हुआ है। जनता जनार्दन ने भी बहुत कोऑपरेट किया है जी। हमें जनता से जूझना नहीं पड़ा है। हम जो भी बात लेते गए, जनता ने विश्वास किया है, जनता ने साथ दिया है और भारत विजयी हो रहा है 130 करोड़ देशवासियों की जागरूकता के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के सहयोग के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के कोऑपरेशन के कारण। हमें जितना जनता जनार्दन को इस विषय पर फिर से जोड़ पाए, फिर से विषय को बताएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बदलाव नजर आ रहा है, हम उस बदलाव को फिर से एक बार रोक पाएंगे, फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आप सबने बहुत मेहनत की है, आपके पास इसकी एक्सपर्टाइज टीम बन चुकी है। थोड़ा आप डेली 1 बार 2 बार पूछना शुरू कर दीजिए, सप्ताह में 1-2 बार मीटिंग लेना शुरू कर दीजिए, चीजें अपने आप गति पकड़ जाएगी। मैं फिर एक बार बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सबको आज की मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज की, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से अपनी सारी जानकारियां दी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। तो दवाई भी और कड़ाई भी का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की टेस्टिंग का जो आंकड़ा है उसे बढ़ाना होगा, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, छोटे छोटे शहरों में जाकर के टेस्टिंग जो है उसकी प्रक्रिया को बढ़ाना होगा। साथ ही कहा कि पूरा देश जिस तरह से खुल चुका है, जहां पर ट्रैवल जो है वो लोग एक देश से दूसरे देश में कर रहे हैं, ये भी एक वजह है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन भले ही हथियार के तौर पर हमारे पास पहुंच गई हो, लेकिन वैक्सीन जिस तरह से लोगों को लग रही है उसका ध्यान रखना है, वैक्सीन के वेस्टेज पर ध्यान देना है। जिस तरह से जो वैक्सीन एक्सपायरी डेट के करीब है उसका इस्तेमाल पहले करना है, बाकी जो वैक्सीन नई तैयार हुई है उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें जिस तरह से वो सभी बातों को ध्यान रखना है, जिस तरह से 2 गज की दूरी ये जरूरी है, इसका पालन करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो लंबे वक्त तक रहने वाली है, लेकिन हमें अपनी तरफ से सारी सावधानियां इस पूरे कोरोना को लेकर के बरतनी पड़ेंगी। तो कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वहीं शाहजहांपुर में होमगार्ड ने अपने ही अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने डीजी होमगार्ड को शिकायती पत्र लिखा। प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले एक होमगार्ड ने डीजी कमांडेंट को प्रार्थना पत्र भेजा था, जिसमें उसने बताया कि उसका कमांडेंट रमेश कुमार उसके ऊपर पिछले कई सालों से अत्याचार कर रहा था। पीड़ित होमगार्ड चिन्नौर स्थित जिला कमांडेंट कार्यालय में तैनात है। पीड़ित के मुताबिक एक अधिकारी जबरदस्ती अपने कार्यालय में उसकी ड्यूटी लगाते हैं। अधिकारी उसे गालियां देने के साथ ही जबरन खाना भी बनवाते हैं और तेल मालिश करवाते हैं। मामले में डिविजनल कमांडेंट ने जांच शुरू कर दी है। समस्या है, होमगार्ड कार्यालय में मेरी ड्यूटी है। अच्छा। तो जिला कमांडेंट साहब जो है मुझे जो जबरिया खाना बनवाते हैं। जो जिला कमांडेंट कार्यालय कहाँ पे है ये?
जो चिनौर में है। अच्छा, तो उनसे क्या संबंधित आपको कोई शिकायत है, बताइए। मुझे शिकायत, हमें परेशान करते हैं, गुमराह करते हैं, क्या हमसे खाना बनवाते हैं और हमसे जो कहते हैं खाना हमारे साथ कुकर्म करो, और हमने मना कर देते तो कहते किसी को अगर बता दिया तो तुम्हें विभाग से निकाल देंगे। उसके सारे आरोप जो है जो लगाए हैं उसने, सारे असत्य और निराधार हैं। वो केवल यहाँ पे जो है ड्यूटी पे समय से उपस्थित होता था एक पिछले जब जिससे गया उसके एक सप्ताह में, लेकिन बीच में जो है गायब हो जाता था 2-3 घंटे के लिए। उसीलिए उसको डांट फटकार लगाई गई। उसी के से क्षुब्ध होकर उसने जो है इस तरह का आरोप लगा रहा है और उसमें कोई उसको बरगला रहा है। उसके आरोप काफी गंभीर आरोप है कि उसने बताया कि रिश्वत एक महीना लिया जाता है, तेल मालिश की यानी कुकर्म के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। तो इस बारे में क्या उसके सारे आरोप असत्य और निराधार है। जांच कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहीं साथ विपक्षी दल भी लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि किसानों के समर्थन में एनडीए के भी कई नेता आ चुके हैं। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ से अपना दल से विधायक अमर सिंह चौधरी भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए। तो जनता वैसे खुश, अच्छा किया जो भी किया आपने। 19 का चुनाव आया पार्लियामेंट का, फिर उससे प्रचंड बहुमत दिया देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, हर प्रांतों की जनता ने। तो जनता कहीं ना कहीं खुश थी, किसान भी खुश थे। आज अचानक बिल आ गया तो जनता नाराज, वही जिसने खुश किया वही आज नाराज है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर इस बिल में कहीं ना कहीं खोट है और किसान विरोध कर रहा है तो उस पर अमल सरकार को करनी चाहिए कि किसानों को बैठा करके ये दिखा दें कि इसमें क्या विसंगति है, आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो दिखा नहीं रहे। कई मर्तबा सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से बैठक हुई लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। फिर बीच में अब तक आंदोलन चल रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं किसान होने के नाते कि अगर योगी सरकार भले ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दरअसल सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारी अफसर घूस लेने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कन्नौज जनपद से सामने आया, जहां एक महिला ने सीएमओ पर घूस 15,000 की लेने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप है कि इस दौरान सीएमओ ने महिला से कहा कि मुझे 15,000 रुपए दो तो मैं तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट ऐसा बना दूंगा जिससे आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं दर्ज की जा सकेंगी। महिला का आरोप है कि सीएमओ ने भी पैसे लिए और मेडिकल रिपोर्ट भी ऐसी बनाई जिससे आरोपियों के खिलाफ कोई धारा भी नहीं बनी। बाद में महिला सीएमओ के पास गई तो सीएमओ ने उसे फटकार कर भगा दिया। लड़ाई झगड़ा हो तो लड़ाई तो नहीं भाई, तुमने लोग ऐसे मांगे जाते तो मनते मेडिकल कॉलेज जाए उठ के पुलिस में भेजो। जब मेडिकल कॉलेज जाए उन्हें रिपेयर करके यहाँ जिला अस्पताल में पठाओ। कन्नौज जिला अस्पताल आए, फिर इन्हें साहू डॉक्टर ने 15,000 रुपया ले। कहाँ पर रुपये लिए थे? पुलिस चौकी आगे जिला अस्पताल ही में। फिर जब उनने 15,000 रुपया ले, फिर हम आए 2-3 दिन बाद हमने के साथ कुछ नहीं सर बहु हमने कि हमारो वन मेडिकल कुछ पहुँचो ही नहीं, जो कुछ हो तो पुलिस उनके दरवाजे तक नहीं जाई रही। तो बोले कि सब पहुँच गो मन तुम कहिया भाइयो नहीं जानते। आज ये मेरे पास ये शिकायती पत्र आया है और एक चिकित्सा अधिकारी पे ये आरोप लगाया है उस पत्र में कि उन्होंने पैसे लेकर के कोई रिपोर्ट बनाने की बात कही। मैंने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जांच गठित कर दी है। 2 सदस्यीय टीम इसमें जांच कर रही है। जो भी परिणाम निकलेगा उससे उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीप सिंह जुड़ रहे। जगदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? पीड़ित महिला क्या कुछ कह रही है, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। पूरा मामला ये है मैडम कि कन्नौज ठटिया एक ग्राम सभा बक्तौरापुर पड़ता गांव की महिला के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के साथ वो मेडिकल गई थी, मेडिकल को रेफर कर दिया गया कन्नौज जिला अस्पताल में। वहाँ आई थी तो वहाँ के एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंदर साहू हैं, जिन्होंने उससे कहा कि मुझे 15,000 रुपया दे दो, महिला का आरोप है और मैं तुम्हारा मेडिकल अच्छा बनवा दूंगा। वो पीड़िता महिला से 15,000 रुपए ले लिए पुलिस चौकी में ही। और वो इसके बाद जब उसे कोई धारा नहीं बढ़ी तो उसने महिला ने शिकायत की में शक्ति बसु से की, तो शक्ति बसु डॉक्टर साहब ने उसकी जांच बैठाल दी गई है और महिला पीड़िता से कहा उनको न्याय मिलेगा। तो जिस तरह से महिला आरोप लगा रही है कि उससे घूस की मांग की गई है, तो क्या सीएमओ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्या कोई मामला दर्ज किया गया है? उसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सीएमएस डॉक्टर साहब ने इसकी जानकारी दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच में अभी महिला को बुलाया जाएगा, इसके बाद बैठ के बयान नोट करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंदर साहू के खिलाफ। जी, जांच का कब तक आ सकती है? क्या कुछ इसको लेकर के भी कोई जानकारी है? कब तक जांच इस पूरे मामले को लेकर के की जा सकती है? जांच के बारे में सीएमएस डॉक्टर साहब शक्ति बसु ने बताया है कि जांच इसकी जल्दी 2-1 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसकी जांच जो भी आएगी उससे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जगदीश सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं लखनऊ से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष और उसकी पत्नी अंकिता के बीच चल रहे झगड़े ने एक नया मोड़ ले लिया। बीते दिन मंडियाव थाने में आयुष से 4 घंटे तक पूछताछ चली। पुलिस ने हमले वाली रात के पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी ली। आयुष ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए। उसने पत्नी अंकिता पर दूसरे से रिश्ता बनाने और भाई आदर्श से मिलकर उसकी हत्या के इरादे से गोली मरवाने का आरोप लगाया। आयुष ने यह भी बताया कि जिस पिस्टल से उस पर फायर किया गया था वो चंदन गुप्ता की लाइसेंसी थी। आदर्श ने चंदन की पिस्टल लेकर अपने पास रखी, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने आयुष के बयान दर्ज कर उसे छोड़ दिया है। अब पुलिस चंदन से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसमें जो सबसे पहली बात हम लोग ने आयुष से की है कि जो भी घटनाक्रम है उसको आप ठीक से बताइए। तो जो घटनाक्रम उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने कबूला है कि गोली आदर्श द्वारा ही चलाई गई है। जब ये पूछा गया कि क्या आपने उनको कहा था गोली चलाने के लिए, तो इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि आदर्श से और आदर्श की बहन अंकिता से, जो कि आयुष की पत्नी है, उनकी जो है लड़ाई हुई थी काफ़ी कुछ पर्सनल इशू को लेके, जिसकी वजह से ये अपने घर से बाहर आया था और फिर उसके बाद आदर्श पीछे से आए हैं और आदर्श ने 2 शॉट फायर किए हैं। पहला शॉट एक्सीडेंटल था जो कि दीवार पे लग गया था, दूसरा शॉट आयुष के पीछे से लग के आगे की तरफ निकल गया मौके। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।